नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी। और आज आपके मैं लिए लाया हूं मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। और टेस्ट सीरीज भी अद्भुत है, लोगों से हटकर है। टेस्ट सीरीज में आगे आधे घंटे में आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे और इस 30 सवालों को ज्यादातर यूट्यूब की क्लासों में आपके सामने टीचर है वो उत्तर बताते हैं। मैं आपको इसमें उत्तर जो होगा टेस्ट सीरीज में, वो उत्तर आपके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आपको बस करना यह है, कॉपी और पेन उठाओ और उसके बाद में आप गिनती लिख लो एक बार 1 से 30 तक। 1 से 30 तक गिनती ऐसे लिखनी है अपने को, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखनी है। और उसके बाद में आपको जो टेस्ट सीरीज के सवाल आएंगे उन आपके हिसाब से उनके उत्तर लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन खोलना आप और उनके जो उत्तर है उनको जांचना। और इसमें 30 सवाल देखने को मिलेंगे आपको। और 30 सवाल का जो टॉपिक आज रहेगा वो हिस्ट्री का है। रेगुलर इसमें आएगी आपकी टेस्ट सीरीज। आज राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक लिया है हमने, मेवाड़ का इतिहास। आज का क्लास में रहेगा मेवाड़ का इतिहास, जो कि काफी महत्वपूर्ण पड़ता है। मेवाड़ का इतिहास, उसके 30 सवाल वो आएंगे। और 30 सवाल में आज मैं टारगेट देता हूं, आपने मेवाड़ का इतिहास बहुत बार पढ़ रखा होगा। यदि आपका नॉलेज है तो उस 30 में से यदि आपके 25 सवाल 1/3 माइनस करके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी मेवाड़ के इतिहास में ठीक है। तो परीक्षा में जाने से पहले, और ये सवाल भी ऐसे वैसे नहीं है कि जांचने के लिए सवाल है। ये सवाल जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सवाल वो सेलेक्ट किए हैं जो आपको आने चाहिए। आपको परीक्षा में जाने से पहले वो नहीं आ रहे हैं तो आपको वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है। प्रत्येक टॉपिक के मैं लेके आऊंगा 30 सवाल। और 30 सवाल यदि आपने सोल्व किए हैं, 30 में से 30 आ रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। 30 में से 30 सवाल आना बहुत बढ़िया बात है। आपकी तैयारी में वो मारदार है जो आप एग्जाम में फाइट करने के लिए चाहिए। तो प्रत्येक टॉपिक के 30 सवाल देखने को मिलेंगे। 30 टॉपिक महत्वपूर्ण सवालों को जहां से आपको नॉलेज होना चाहिए उनको उठाया है। और साथ साथ में मैं आपका हेल्प भी करता जाऊंगा। आप सोचना कि इसमें से आपको कितना, जैसे ही सवाल आएगा तो सवाल आते ही आपके दिमाग में थोड़ी सी आपकी तैयारी है तो दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए कि भाई इस टॉपिक में से जो ये सवाल आया है उसके आसपास की जानकारी आपको आ जानी चाहिए दिमाग में कि ये था, वो उसका था, ये था। तो फटाफट हम टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। और टेस्ट सीरीज में आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपके नंबर कितने आए ईमानदारी से डिस्क्रिप्शन में मिलने के बाद में। तो अभी पेन कॉपी उठाओ और सवालों में लगना है अपने को। देखो पहला सवाल जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है, पहला सवाल गुहिलों से लिया गया है। मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो गुहिलों का इतिहास साथ में है ही है, तो गुहिलों का तो पूरा इतिहास है। तो गुहिलों की उत्पत्ति का, ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत कौन, ब्राह्मण वंश की जो उत्पत्ति है उसके समर्थक कौन है? 4 ऑप्शन है, गोपीनाथ शर्मा, देवदत्त भंडारकर, आठपुर अभिलेख और मुहणोत नैन सिंह। देखो इस सवाल को ध्यान से करना अपने को। टेस्ट सीरीज में बड़े आनंद से, मनोयोग से सवाल करना है। सवाल में पूछा गया है कि जो गुहिल वंश है मेवाड़ का, सबसे प्राचीन वंश, विश्व का सबसे प्राचीन वंशों में से एक, राजस्थान का, इसमें इस गुहिलों का एक अलग इतिहास रहा है, अलग महत्व रहा है। तो आपको बताना कि गुहिलों की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है अलग अलग, कोई सूर्यवंशी मान रहा है, कोई ब्राह्मण वंशी मान रहा है, कोई चंद्रवंशी मान रहा है, कोई विदेशी संतान से भी मान रहा है कि आदिल शाह की संतान थी। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि आदिल शाह की संतान किसने, ईरान से, जहां आदिल शाह की संतान मान रहे ईरान से उसकी उत्पत्ति हुई। कोई कह रहा ब्राह्मण पुष्पावती की कहानी आपने पढ़ी होगी, तो कोई उससे उत्पत्ति मान रहा है, कोई ब्राह्मणों से उत्पत्ति मान रहा है, कोई सूर्यवंशी मान रहा है। तो इसमें से सवाल आपको बताना है कि गुहिलों की उत्पत्ति के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनमें से किस व्यक्ति ने या किस तथ्य में आपको यह पता चलता है कि गुहिलों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई। कहानी आपने पढ़ रखी होगी, पुष्पावती वाली वो कहानियां पढ़ रखी होगी। आपको उत्तर भरना है A, B, C या D। नेक्स्ट सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? दूसरा सवाल जो है, बहुत सारी अलग अलग शाखाएं मानते हैं, कई कहते हैं 20 है, कई कहते हैं 22 है, कई कहते हैं 24 है। मैंने पूछा है कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ये दूसरा सवाल है, फटाफट से देख लेते हैं। यदि सवाल को आपको सोचना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। तीसरा जो सवाल है, सीवी वैद्य ने किस शासक को चाषमादित्य कहा है? चाषमादित्य किस शासक को कहा है? ऑप्शन आपके हैं, खुमान प्रथम, नागादित्य,
बप्पा रावल या अल्हट, ये चार आपके ऑप्शन है। आपको बताना है चार्ल्स आदित्य या चार्ल्स मोटेल भी कहा जाता है। मैं आपकी हेल्प कर दूं, चार्ल्स मोटेल भी लिखा हुआ आए तो भी कोई बात नहीं है। चार्ल्स मोटेल मैं लिख देता हूं, चार्ल्स मोटेल लिखा हुआ है तो भी आप, चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांस के थे, 700-800 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति थे, उनकी तुलना है सीवी वैद्य ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना चार्ल्स आदित्य चार्ल्स मोटेल से की है। चार ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको भरना है। नेक्स्ट सवाल है, गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उदयपुर, चित्तौड़, नागदा या आहड़? इन चार में से सबसे पहले जो राजधानी है वो कौन सी थी? अब आपको इस सवाल के साथ साथ दिमाग में ये आना चाहिए कि गुहिलों की वास्तव में राजधानी कितनी रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि गुहिलों की राजधानी की मैं बात करूं तो गुहिलों की राजधानी चित्तौड़ भी रही है, गुहिलों की राजधानी नागदा भी रही है, गुहिलों की राजधानी आहड़ भी रही है, गुहिलों की राजधानी उदयपुर रही है लास्ट में मान लो। तो ये चारों राजधानियां तो रही है, लेकिन सबसे पहली जो राजधानी है वो गुहिलों की कौन सी थी, ये आपका प्रश्न है और आपको उत्तर ढूंढना है इसका। नेक्स्ट सवाल है, मेवाड़ के में प्रथम नौकरशाही का प्रारंभ किस शासक के समय? सारे के सारे सवाल जो देखोगे आप, सारे के सारे सवाल जो है वो परीक्षा में आए हुए सवाल है, तो आपको कम से कम ये सवाल तो आने चाहिए। इसके आसपास सवाल पूछा गया, मेवाड़ में प्रथम जो नौकरशाही है, सामंत बनाए गए, स्थायी नौकरशाही बनाए, नौकर रखे गए, तो नौकरशाही है कर्मचारी रखे गए, जो वो नौकरशाही जो है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? जैतर सिंह, कुंभा, अल्हट या समर सिंह? ये चार ऑप्शन आपके हैं, उत्तर बढ़ना है ए, बी, सी और डी। कमेंट करके जरूर बताना आपके नंबर कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिसोदा ठिकाने के संस्थापक कौन थे? देखो, सिसोदा ठिकाने से गुहिलों की एक शाखा बनी थी जिसको सिसोदिया बोला जाता है। मैं आपको हिंट बता दूं, सिसोदिया शाखा यहां से प्रारंभ हुई थी, सिसोदा ठिकाना से। देखो, गुहिलों की दो शाखाएं थी, थोड़ा सा बता दूं। कर्ण सिंह के समय कर्ण सिंह भी लिखा आता है, कई जगह रण सिंह भी लिखा आता है। तो रण सिंह के समय गुहिलों की इसके दो बेटे थे। एक ने सिसोदिया वंश, सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी, और एक ने रावल शाखा के प्रारंभ किया था। तो इन दोनों जो बता रहा था मैं, उस दोनों में आपसे पूछा गया कि सिसोदा जो ठिकाना बना था उसके संस्थापक कौन थे? आपको रण सिंह, कर्ण सिंह की बात पूछी नहीं जाती है, लेकिन सिसोदा ठिकाना जो है जहां से हमीर निकल के आया था बाद में, और सिसोदिया वंश बना था हमीर के नाम से, जिसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, चर्चा होती है हमीर के बारे में। तो कर्ण सिंह या रण सिंह के दो बेटे थे, एक ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी और एक ने रावल शाखा प्रारंभ की थी। रावल शाखा जो प्रारंभ करने वाले थे उनका नाम था क्षेम सिंह, याद रख लेना। रावल शाखा जो प्रारंभ हुआ था वो क्षेम सिंह था, क्षेम सिंह, याद आ जाना चाहिए, इतनी बातें याद आती होगी आपको। क्षेम सिंह ने रावल शाखा प्रारंभ की थी। मैं पूछ रहा हूं सिसोदा जो ठिकाना था, सिसोदिया वंश जो बड़ा बाद में, उस ठिकाने के संस्थापक कौन थे? हमीर, लक्ष्मण सिंह, राहफ या क्षेम सिंह? ये आपका प्रश्न है, उत्तर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। 1260 इसके आसपास कमलचंद्र ने इसके चित्रकार थे कमलचंद्र, तो उन्होंने ये चित्र बनाया था। आपका सवाल है कि ये किस शासक के समय ये चित्रित ग्रंथ जो है वो चित्रित हुआ था, ये आपको बताना है। 1260 वाला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रित ग्रंथ है वो किस शासक काल, किसके शासन में ये चित्रित हुआ था, उस शासक का नाम आपको बताना है। कुंभा, रतन सिंह, अमर सिंह या तेज सिंह? इनमें से आपको उत्तर भरना है। नेक्स्ट सवाल है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को कब जीता? देखो, अलाउद्दीन आपको याद, वैसे तो सबको याद होगा, 1303 में ही सबको याद रखते हैं, लेकिन परीक्षा में यदि आपसे डेट पूछ ली जाए, आपको पता है कि चित्तौड़ के 3 शाखे हुए थे, उनमें से प्रथम शाखा जो चित्तौड़ का हुआ था वो 1303 में हुआ था, सबको याद है। लेकिन प्रश्न में यह पूछा गया है कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम शाखा होने के बाद में चित्तौड़ को अलाउद्दीन ने अपने अधीन किया था, उसके बाद में अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया था, खिजराबाद हो गया था इसका नाम, याद आ रहा होगा।
खिज्र खां के नाम से खिजराबाद हो गया था इसका नाम। वो कौन सी तिथि है जिसमें अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता था? वो कौन सी तिथि है जिसमें चित्तौड़ को जीता था? रतन सिंह शासक थे, पद्मिनी उसकी रानी थी, आपको याद आ रहा होगा, लेकिन सवाल पूछा गया है वो डेट कौन सी थी जिसमें चित्तौड़ को जीता गया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, वो डेट आपको बतानी है। खिजराबाद आपको याद हो जाना चाहिए, पद्मिनी और ये कहानियां आपको याद है, मुझे पता है परीक्षा में जा रहे हो तो। अगला सवाल जो है वो है मूछाला मालदेव का संबंध किस रियासत से था? मूछाला जो मालदेव था, बड़ी बड़ी मूछें थी, मालदेव नाम का एक व्यक्ति था, और ये मूछाला मालदेव मेवाड़ में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप सबको पता होगा कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन ने खिज्र खां को रखा था। यहाँ चित्तौड़ का किला अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया था, लेकिन खिज्र खां थोड़े दिनों बाद में परेशान हो गया, तो उसके बाद में है खिज्र खां की जगह इस व्यक्ति जो मूछाला मालदेव था उसको चित्तौड़ का किला सौंपा था। सवाल यह पूछा गया कि मूछाला जो मालदेव है उसका संबंध किस रियासत से है? चित्तौड़, जोधपुर, जालोर या बीकानेर? आपका सवाल इसमें से उत्तर भरना है। मूछाला मालदेव जो चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त हुआ था वो किस रियासत से उसका संबंध है? 10 ये सवाल था। अगला है सारंगपुर का युद्ध, बड़ा मोस्ट है सारंगपुर का युद्ध, जो 1400 कब हुआ था आपको बताना है। 1444, 1435, 1437, 1438 में सारंगपुर का युद्ध आपको पता है, सारंगपुर मध्य प्रदेश में है, और इसमें महमूद खिलजी को कुंभा ने हराया था। महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, इसको सारंगपुर के युद्ध में हराया था। मैं आपको और बता दूं कि सारंगपुर जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। सारंगपुर मध्य प्रदेश में पूछा जाए आपसे तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये सवाल भी नहीं है आपका स्क्रीन पे। तो ये सवाल है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ जिसमें कुंभा ने महमूद खिलजी जो मालवा के शासक थे उसको हराया था। मालवा या मांडू कह सकते हो, मालवा कह दो या मांडू एक ही बात है। मालवा के शासक थे उनको हराया था, मालवा कह दूं या मांडू कह दूं, उसके शासक को हराया था। सवाल में साल पूछी गई है। सारंगपुर का युद्ध जो बड़ा है, मोस्ट हिस्ट्री में, मेवाड़ के इतिहास में मोस्ट सवालों में से आता है। सारंगपुर के युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1444, 1435, 1437 और 1438। नेक्स्ट जो सवाल है वो है चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई थी। चंपानेर की संधि की बात कर रहा हूं। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। वो 1456 में जो चंपानेर की संधि हुई थी उस समय गुजरात के शासक कौन थे? चंपानेर की संधि के मैं बता दूं कि ये मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से की थी मेवाड़ को हराने के लिए। ये आपको याद आ रहा होगा। चंपानेर की संधि है वो मालवा और गुजरात के शासकों ने मिलकर की थी, और इस संधि में यह तय हुआ था कि युद्ध में कुंभा को हराया जाएगा और उसके बाद में मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। पूछा गया है चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई उसमें गुजरात के शासक कौन थे? मैंने चंपानेर की संधि की मोटी मोटी डिटेल बता दी। वो कौन से शासक थे जो चंपानेर की संधि में? मालवा के शासक महमूद खिलजी थे, आपको बता दूं मैं। और तो ऑप्शन ए कट जाएगा। मुझे बताना है आपको गुजरात के शासक कौन थे, उसका उत्तर। चंपानेर के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये वर्तमान में गुजरात में है चंपानेर, और जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा स्टेशन का जिक्र आता है आपको, गोधरा के बिल्कुल पास ही है ये चंपानेर। तो इस गोधरा के पास ये चंपानेर, वहां एक संधि हुई थी। उस संधि 1456 में, याद रखना है, सवाल भी याद रखना है। चंपानेर की संधि 1456 में हुई, तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? नेक्स्ट सवाल जो है वो विजय स्तंभ को किस व्यक्ति ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ के बारे में आप जानते हो, 9 मंजिला। ये सवाल जो पहले मैंने पूछा था, देखो ये सवाल मैंने पूछा था आपको, सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था, इसी सारंगपुर के युद्ध में विजय होने के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारे नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं, मूर्तिकला का अजायब घर भी कहते हैं, साधारण जीवन का रंगमंच भी कहा जाता है इसको। तो बहुत सारे नाम है। उसमें से भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किस व्यक्ति ने कहा था? जेम्स टोड, फर्ग्यूसन, गार्ड्स, उपेंद्र नाथ डे। 4-5 नाम है। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। एक नाम याद रखना, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विष्णु का मंदिर है यहाँ, तो इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि विजय स्तंभ के बारे में अलग अलग जो नाम है, चाहे विष्णु स्तंभ की बात कहो
या लोक जीवन का रंगमंच की बात करो, या कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है, ये कहा था, मैं आपको बता दूं कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, ये टोड ने कहा था और ये भी कहा था कि रोम के टार्जन से भी बढ़िया है, ये फर्ग्यूसन ने कहा था। आपको याद आ जाना चाहिए इसके साथ साथ में, इस पेपर सवाल के साथ साथ में। टॉर्जन की तुलना की थी रोम के टॉर्जन से, फर्ग्यूसन ने की थी। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, टोड ने की थी। लेकिन सवाल तो हमने ये पूछ लिया कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किस व्यक्ति ने कहा था, उत्तर आपको बताना है। अगला है एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी। एकलिंग महात्म्य एक संस्कृत का, मेवाड़ के इतिहास के एक कविता है संस्कृत में, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग शिव जी, एकलिंग के दीवान हुआ करते थे मेवाड़ के शासक, शिव से संबंधित है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। महात्म्य का मतलब होता है किसी महान व्यक्ति या महान जगह का वर्णन करे, उसको महात्म्य बोला जाता है। शिव जी के बारे में और मेवाड़ के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। इसके राइटर कौन थे, रचना किसने की थी, यह आपसे सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट 13वां सवाल था ये, 13वां सवाल आशा है आ रहे होंगे आपको। अगला सवाल है बूथाला का युद्ध किस मेवाड़ी शासक ने इल्तुतमिश को हराया था। बूथाला का युद्ध जो बड़ा महत्वपूर्ण बूथाला का युद्ध है, और बूथाला का युद्ध जो 1229 में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद में बूथाला के युद्ध की 1229 की बात है, बूथाला का युद्ध जो हुआ था 1229 में हुआ था। इसमें दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, उसको हराया था एक मेवाड़ के शासक ने। वो मेवाड़ के शासक कौन थे, और मैं बता दूं आपको कि इसी युद्ध के बाद में ही चित्तौड़ राजधानी बनी थी। मैंने एक सवाल पूछा था राजधानियों का, तो चित्तौड़ इसकी राजधानी बनी। तो बूथाला का युद्ध इल्तुतमिश और किसके मध्य हुआ था, समर सिंह, कुंभा, हमीर, ये अमीर नहीं हमीर है, ये हमीर लिखना समझ में नहीं आए, तो हमीर और जैत्र सिंह, इनमें से आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर आपके 15 आ गया। 15 नंबर सवाल क्या है, देखना ध्यान से। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। पेपर में भी पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज सिसोदिया अलग अलग आता है, पृथ्वीराज कछुआ का जिक्र भी आता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का जो 12 खंभों की छतरी है वो कहां बनी हुई है। देखो अलग अलग छतरियों में जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग छतरियां हैं, वो अलग अलग जगह बनी हुई है। आप सबको पता है महाराणा प्रताप की जो छतरी है, आपको याद रहना चाहिए, प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। जयमल की 6 खंभों की छतरी है चित्तौड़ में। लेकिन पूछा गया है, देखो मैंने आपको बताया था कि 6 खंभों की छतरी जयमल की है, वो चित्तौड़ में है। जयमल जो है वो शहीद हुए थे चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में 6 खंभों की छतरी है। 6 खंभों की छतरी किसकी है, जयमल की छतरी है। कहां है, चित्तौड़ में है भाई साहब, चित्तौड़ में है, याद रख लेना। साथ साथ में आपको याद रखना 8 खंभों की छतरी जो है वो पृथ्वीराज प्रताप की है, महाराणा प्रताप की बांडोली में है, महाराणा प्रताप की है बांडोली में, प्रताप की छतरी है, ये बांडोली में है। 8 खंभों की छतरी है सांगा की, याद आ जाना चाहिए। ये छतरियां कहां छतरियों का भी एक टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण। ये मांडलगढ़ में 8 खंभों की छतरी सांगा की जो है वो मांडलगढ़ में। लेकिन आपसे पूछा है पृथ्वीराज सिसोदिया, और इसका एक और नाम है, इसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार कुंभलगढ़ के किले की दीवार पर ये बड़ा दौड़ता था, इसलिए उड़ना राजकुमार नाम है। इसी ने अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा था अपने पत्नी के नाम से, तारागढ़, उसी की बात कर रहा हूं। उसकी 12 खंभों की छतरी कहां है, 12 खंभों की छतरी है। और इसको मैं बता दूं, ये अपने जीजा के पास सिरोही गया हुआ था, उसको झेड़ दे दिया गया था। लंबी कहानी है लेकिन अपने उसमें टॉपिक में घुसना नहीं है। 4 है आपके, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर और कुंभलगढ़, इनमें से कहां है उड़ना राजकुमार की छतरी। नेक्स्ट सवाल जो है खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था, जिसमें आपने पढ़ा होगा पाती पर्वन हुआ था। राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने भाग लिया था पाती पर्वन में, अपनी हिस्सेदारी दी थी। आपसे सवाल पूछा गया है कि इसमें बीकानेर के शासक भी लड़े, इसमें जोधपुर के शासक भी लड़े, इसमें मेड़ता के शासक रतन सिंह थे, इसमें आपके अलवर के शासक थे, इसमें कोटा के शासक थे। इसमें लगभग हर रियासत का कोई ना कोई शासक शामिल रहा था। जैसे मैं बात करूं मेवात के हसन खां मेवाती थे, मैं बात करूं जोधपुर की तो मालदेव थे, मालदेव ने इसमें युद्ध में भाग लिया था। मैं करूं कछुआ वंश की बात करूं तो पृथ्वीराज कछुआ
ने भाग लिया था। आपसे पूछा गया है कि बीकानेर की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था, वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बीकानेर की तरफ से भाग लिया था, राय सिंह, कल्याणमल, लाल सिंह या गंगा सिंह। इन चारों में से आपको उत्तर बताना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो कब हुआ था? सिंपल सा सवाल है, देखना। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, मैं आपको और बता दूं, विक्रमादित्य शासक हुआ करते थे, विक्रमादित्य शासक थे, और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ठीक है साहब, ये दूसरा शाखा हुआ कब था ये आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल जो है वो जयमल और फत्ता की हाथी पर विराजित पाषाण मूर्तियां किस किले में वर्तमान में लगी हुई है? जयमल और फत्ता जो शहीद हुए थे चित्तौड़ के साके में, उनकी मूर्तियां जो अकबर के आक्रमण के समय तीसरा जो शाखा हुआ था उसमें जयमल और फत्ता जो शहीद हुए थे, उसकी जो मूर्ति है हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां, वो कहां लगी हुई है वर्तमान में? आगरे के किले में, चित्तौड़ के किले में, दिल्ली के लाल किले में, या जूनागढ़ के किले में? जूनागढ़ के किले में। तो इनमें से आपको ABCD में उत्तर आपको बताना है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? सिंपल सी बात, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था ये आपको डेट आपको बतानी है, 5 जनवरी, क्योंकि महाराणा प्रताप महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप मेवाड़ के इतिहास में यदि सवाल बनते हैं तो सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं, इसलिए इनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। 5 जनवरी 1540, 6 मार्च 1541, 9 मई 1540, 10 जून 1540, ये 4 आपके ऑप्शन है, इनमें से महाराणा प्रताप का जन्म आपको बताना है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मेवाड़ के में प्रथम राजमहल क्रांति क्या थी? देखो ये भी सुना होगा, राजमहल क्रांति का जिक्र आता है मेवाड़ में। राजमहल क्रांति कौन सी थी? कुंभा राजा बना था उसको मेवाड़ की प्रथम राजमहल क्रांति कहते हैं, प्रताप शासक बने थे उसको राजमहल क्रांति कहते हैं, प्रताप का गोगुंदा का युद्ध जो हुआ था उसको राजमहल क्रांति कहते हैं, या राज सिंह का शासक बनना उसको राजमहल की क्रांति कहते हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। नेक्स्ट उत्तर है, सवाल है, अकबर का नागौर दरबार कब लगा? सिंपल सवाल लगने लग गया होगा आपको, ये तो काफी बार सवाल आया हुआ है, कोई 20 बार सवाल पूछा गया। और इसी दरबार के बाद में राजस्थान के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो नागौर दरबार कौन सी साल में हुआ था वो आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल जो है, प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने टोडरमल को कब भेजा था? आप सबको पता है अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 डेलीगेशन भेजे थे, जिसको याद रखना, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। लास्ट वाला टोडरमल था, जलाल खां JMBT है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आपसे सवाल पूछा है कि वो कौन सा साल था जिसमें प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने टोडरमल को भेजा था? चौथा जो डेलीगेशन था टोडरमल का वो कब था? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। नेक्स्ट जो सवाल है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसको बनाया था? ध्यान देना इस सवाल पर, अस्थायी राजधानी पूछ रहा हूं, वैसे स्थायी राजधानी भी बना ली थी कुछ। अस्थायी राजधानी सवाल में पूछने का मतलब यह है कि जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो उसमें कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए एक राजधानी बनाई थी उन्होंने, वो अस्थायी राजधानी कौन सी थी ये आपको बतानी है। आवरगढ़, दिवेर, गोगुंदा या चावंड? देखो सारे के सारे जगह जो है वो प्रताप से रिलेटेड है, लेकिन अस्थायी राजधानी है वो किसको बनाया गया ये आपसे पूछा गया सवाल है। अगला है, मुगल दरबार में सर्वप्रथम मेवाड़ की तरफ से कौन गया था? ये सवाल है। मुगल दरबार में वैसे मेवाड़ के शासकों ने बहुत अंतिम समय में जाकर संधि की थी। आपसे सवाल पूछा कि वो कौन सा व्यक्ति था जो शासक बना था और पहले वो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था? अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह फर्स्ट या राज सिंह? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। फिर नेक्स्ट सवाल, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक ने? सारे सवाल आए हुए हैं। सहेलियों की बाड़ी अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय और भीम सिंह। इनमें से आपको बताना है कौन सा है। फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, देबारी समझौते के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? बड़ा महत्वपूर्ण है। देबारी समझौता 1708 में हुआ था, ये याद रख लेना। 1708 में देबारी समझौता हुआ था जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के मध्य यह समझौता हुआ था। यह भी मैं बता दूं कि उस समय मारवाड़ का शासक भी शासक नहीं था और जयपुर वाला जिसकी जिक्र आएगा वो भी शासक नहीं था। तो ये दोनों भागे भागे मेवाड़ के शासक के पास गए थे कि हमें शासक बना दो।
दिल्ली सल्तनत में था बहादुर शाह शासक था उस समय, बहादुर शाह शासक थे और उन्होंने इन दोनों को हटा दिया था। आपसे सवाल पूछा गया है कि देवबारी जो समझौता हुआ था 1708 में, उसमें मेवाड़ का शासक कौन था। आपको बता दूं कि जयपुर के जो शासक थे वो सवाई जय सिंह थे, ये मैं बताता चलूं आपको, सवाई जय सिंह थे, सवाई जय सिंह। मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। लेकिन न तो आपने मारवाड़ पूछा है न जयपुर पूछा है, मुझे तो यह बताना है आपको कि मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय, मेवाड़ के शासक का नाम क्या था वो आपको बताना है। और इसी समझौते के द्वारा मेवाड़ की एक राजकुमारी हुआ करती थी चंद्रकंवरी, चंद्रकंवरी, ये आपको जयपुर वाले में भी पढ़ने को मिलेगा चंद्रकंवरी। ये चंद्रकंवरी की शादी जयपुर के सवाई जय सिंह से हुई थी और ये समझौता हुआ था देवबारी में कि चंद्रकंवरी से जो बेटा पैदा होगा वो ही जयपुर का शासक बनेगा। उसके बाद में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का जो विवाद है जयपुर इतिहास में आपने पढ़ा होगा, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का विवाद है वो इसी देवबारी समझौता 1708 में हुआ था, इसी की उपज थी। 1708 का जो देवबारी समझौता है इसी की उपज थी, जयपुर में ईश्वर सिंह और माधो सिंह का विवाद, और उसी की वजह से राजस्थान में मराठों का आगमन भी हुआ था। ये भी आप समझोगे, कोटावाड़ा अलग है लेकिन जयपुर में मराठों का आगमन भी हुआ था, ये भी आप जयपुर वाले में समझोगे। तो आपको बताना है देवबारी समझौते के समय मेवाड़ का शासक कौन था। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता उदयपुर के किस शासक ने की थी। 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था मराठों को रोकने, 17 जुलाई 1734 को, 1734 को जो हुरडा सम्मेलन हुआ जिसमें राजस्थान के सभी राज्यों को इकट्ठा होकर मराठों को रोकने का प्रयास हुआ था, उसको रोक लेने का सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको ये भी बताना है कि हुरडा सम्मेलन की पहले अध्यक्षता कोई और कर रहा था और उसके बाद में हुरडा सम्मेलन जब हुआ उस समय कोई और शासक था, लेकिन उस समय जब हुरडा सम्मेलन हुआ उस समय उदयपुर के शासक कौन थे। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था और उसमें शासक कौन थे आपके उदयपुर के। नेक्स्ट सवाल जो है वो नंबर 28वां सवाल, 2 सवाल और बचे हैं, देख लेना आपको कितने सवाल आ रहे हैं, नहीं तो मेवाड़ का इतिहास आप पढ़ना चालू कर दो। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां हुई थी राजस्थान के अलग अलग रियासतों में, सबसे लास्ट में सिरोही के साथ हुई थी, आपको मैंने बता रखा है। 1818 में अंग्रेजों की जो संधि हुई थी वो उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे, ये आपको बताना, सिंपल सा सवाल। सवाल नंबर 29 जो आ रहा है, मेवाड़ के किस शासक को विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी एक उपाधि थी विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार सवाल आया हुआ है। विजय कटकातु की उपाधि है वो किस शासक ने धारण की थी। रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राज सिंह, ये कौन से शासक थे जिसमें विजय कटकातु की उपाधि थी। लास्ट वाला सवाल है हाड़ी रानी, जिसका जिक्र आपने पढ़ रखा होगा, सहल कंवर जिसको कहते हैं, सहल कंवर, रतन सिंह की पत्नी सहल कंवर, ठीक है। उसी पर एक कविता लिखी हुई है सेनानी। उस सेनानी नामक कविता किस कवि ने लिखी है। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान, मेघराज मुकुल और या केसरी सिंह बारट। 4 ऑप्शन है आपके, तो चारों में से आपको बताना है। देखो मैंने इनमें से सवाल जो है वो मैं वापस बता दूं, वो सेलेक्ट किए हैं जिनके इर्द गिर्द सवाल आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ते वक्त हमें पता नहीं चलता है कि हमें लगता है कि सब कुछ याद होता है, लेकिन याद भी नहीं होता। जब पेपर करते हैं सबसे ज्यादा पढ़ना तो जरूरी है ही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में पेपर करना बहुत जरूरी है। और पेपर भी माइंड तब लगता है जब हम पूरा ध्यान, हमारे पास उत्तर नहीं हो, हम पूरा ध्यान उस सवाल पे दे, तब याद होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। आशा है ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी रहेगी। इन सवालों के मन लगा के आप ईमानदारी से हैं उत्तर करने की कोशिश करना। गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलत आप उत्तर देख के कर लोगे तो भी आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो आप ध्यान से इसको सोल्व करना और कमेंट करके मुझे आपके नंबर जरूर बताना कि पेपर का लेवल, मुझे पता चले कि पेपर का लेवल या आपका लेवल कैसा है, तो कमेंट में आपका पता चलेगा। आपका स्कोरिंग ईमानदारी से आप लिखना। टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हो। नए टेस्ट सीरीज एक अलग टॉपिक की होगी, उसको लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।